हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। सो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। ठीक है, तो फटाफट डिस्कस करते हैं व्हाट इज रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। तो देखिए एग्जैक्टली बैलेंस शीट होती क्या है। तो बैलेंस शीट को समझना है तो पूरे एरोबिक रेस्पिरेशन को आपको दोबारा से रिकॉल करना पड़ेगा, सारे के सारे स्टेप। जैसे कि सबसे बड़ा स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड स्टेप है हमारा क्रेब्स साइकिल, और थर्ड स्टेप है बच्चों हमारा कौन सा, ईटीएस, और एंडिंग टॉपिक हमारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। सो देखिए सबसे पहले बैलेंस शीट को अगर आपको ध्यान से समझना है तो बैलेंस शीट को हम यूज करते हैं क्या चीज रिप्रेजेंट करने के लिए, टोटल गेन ऑफ एटीपी फॉर ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज दैट इज ऑक्सीडाइज्ड इन द प्लांट। ठीक है, कितना एटीपी गेन हुआ है, ठीक है, कौन से प्रोसेस से गेन हुआ है, तब आप ये कहोगे फॉर ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज दैट इज ऑक्सीडाइज्ड। अब आपने एज अ फूड जितने भी मॉलिक्यूल ग्लूकोज के कंज्यूम करे, फिर वो जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीडाइज हुआ और उसने किसका प्रोडक्शन किया, एटीपी का प्रोडक्शन किया, और उसी एटीपी के काउंट को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट। क्लियर। सो प्लांट की बॉडी में प्लांट ने जितना भी ग्लूकोज कंज्यूम किया है फॉर फूड, फिर उसको क्या किया बच्चों, उसने ऑक्सीडाइज। सो एट द टाइम ऑफ ऑक्सीडेशन, ठीक है, कितनी एटीपी प्रोड्यूस हुई है, कितने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से, इसी की ओवरऑल स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट। क्लियर। तो देखिए अब दूसरे शब्दों में अगर आपको समझना और इजी वे में, सो बैलेंस शीट can be formed for the gain and loss of energy using ATP in a cell। ठीक है, अब बैलेंस शीट हमें ये बताती है कि जब एटीपी का प्रोडक्शन हुआ है तो एटीपी के प्रोडक्शन के लिए सेल में कितना एनर्जी का लॉस हुआ है और कितनी एनर्जी हमने गेन करी है। ठीक है, उसको ओवरऑल हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस शीट। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, फिर रेस्पिरेशन आप सभी को बहुत अच्छे से पता है, रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडाइज, और क्या प्रोड्यूस करता है बच्चों, एटीपी। ठीक है, कितना एटीपी प्रोड्यूस होता है, तो आपको होगा 38 एटीपी। 1 मोल ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस 38 एटीपी, और 38 एटीपी की प्रोडक्शन तक पहुंचने के लिए कितने स्टेप आते हैं, 4 स्टेप आते हैं। फर्स्ट स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड वन इज क्रेब्स साइकिल, थर्ड वन इज ईटीएस, एंड फोर्थ वन इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, सो जो रेस्पिरेशन है वो काफी कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, जो हमेशा कहाँ चलता है, जब कोई भी प्लांट हो या कोई भी एनिमल हो, उसके सेल्यूलर स्टेट में ही कौन सा प्रोसेस परफॉर्म होता है, रेस्पिरेशन। क्लियर। अब जो भी सेल है जिसमें रेस्पिरेशन परफॉर्म हो रहा है, ऑब्वियसली बात है प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल क्या जनरेट कर रही है, एटीपी। ठीक है, अब एटीपी का जो प्रोडक्शन है वो डिपेंड होता है उसके सबस्ट्रेट पे। अब हमने ये भी आपको बताया था हमारी बॉडी में 2 तरीकों से रेस्पिरेशन होता है। सबसे पहले आपका फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, दूसरा है प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। बच्चों फ्लोटिंग रेस्पिरेशन भी आपको अच्छे से पता है कि अगर हमारी बॉडी में हम एज अ सबस्ट्रेट क्या यूज कर रहे हैं, ग्लूकोज या फिर फैट। ठीक है, किस चीज के लिए कहोगे, ऑक्सीडेशन करने के लिए और एनर्जी का प्रोडक्शन करने के लिए। तो जब भी हम फैट को यूज कर रहे हैं या फिर कार्बोहाइड्रेट को यूज कर रहे हैं एज अ सबस्ट्रेट, तो रेस्पिरेशन को हम लोग वहां पे क्या बोलेंगे, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। और अगर हम प्रोटीन को यूज करेंगे तो प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। सो सिंपल सी बात यहां बोली जा रही है कि जो भी ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है कि उसने कितने एटीपी का प्रोडक्शन किया है। समझ में आया इतना आपको, जैसा सबस्ट्रेट वैसा एटीपी का प्रोडक्शन। क्लियर है। देन नेक्स्ट, हाँ जी भाई, एजम्पशन ऑफ एटीपी बैलेंस शीट। तो सबसे पहला एजम्पशन क्या है, सबसे पहला एजम्पशन है जो अभी हमने आपसे पाथवे डिस्कस किया है, और वो पाथवे हमेशा सीक्वेंस में ही होना चाहिए कि सबसे पहले स्टेप पे ग्लाइकोलाइसिस परफॉर्म होना चाहिए, देन आपका टीसीएस साइकिल आल्सो नोन एज सिट्रिक एसिड साइकिल। अब जिनको जो नाम याद रहता है वो उस नाम को याद कर ले,
ग्लाइकोलाइसिस इज आल्सो नोन एज एएमपी पाथवे, ठीक है। और लास्ट स्टेप पे ईटीएस पाथवे, ठीक है, इसको ईटीएस साइकिल भी बोलते हैं। और ठीक, अब नेक्स्ट, अब जो रेस्पिरेशन है बेसिकली पूरा आइसोलेटेड पाथवे है, ठीक। अब आइसोलेटेड पाथवे का मतलब क्या है? अब ये एक ऐसा पाथवे है कि इसमें जनरली which is generally formed along the pathway and are not utilized for synthesis। जरूरी नहीं है कि इस पाथवे में कोई चीज सिंथेसाइज हो ही, ठीक है। इस पाथवे में जो भी पाथवे है, रेस्पिरेशन वाला पाथवे, इस पाथवे में सिर्फ एक चीज प्रोड्यूस होती है, वो है आपकी एनर्जी, वो भी एंड में प्रोड्यूस होती है। उसके अलावा कोई भी और चीज सिंथेसाइज नहीं होती है, ठीक। दूसरा, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट सबसे ज्यादा मैटर करता है एटीपी जनरेशन के लिए। एनएडीएच मॉलिक्यूल जो है बेसिकली वो ग्लाइकोलाइसिस से प्रोड्यूस होते हैं, फिर वो ट्रांसफर होते हैं किस पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब माइटोकॉन्ड्रिया में जैसे वो ट्रांसफर होंगे तो कौन सी प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए ट्रांसफर हो रहे हैं? आप कहोगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, बट उससे पहले उन्हें दो स्टेप पे परफॉर्म करना होता है। पहला स्टेप है आपका क्रेब, दूसरा है आपका ईटीएस। तब जाके वो कौन से स्टेप तक पहुंचेंगे? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। सो कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्लाइकोलाइसिस में जितने भी एनएडीएच मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है, वो ट्रांसफर हो रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, किस चीज के लिए ट्रांसफर हो रहे हैं? तो आप कहोगे एटीपी प्रोडक्शन करने के लिए। और एटीपी प्रोडक्शन कहां पर होता है? आप कहोगे कहां पर होता है बच्चों, बताओ? माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टे में, ठीक है। और वहीं पे F0 F1 पार्टिकल होता है जहां पे एटीपी सिंथेटेज एंजाइम होती है और वहां पे होता है एटीपी का प्रोडक्शन, ठीक है, क्लियर। तो ये सीधा सीधा लाइन है कि ग्लाइकोलाइसिस में जितने भी एनएडीपी प्रोड्यूस होते हैं उनका मेन एम होता है माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के लिए, वो मेन एम है परफॉर्मिंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन फॉर प्रोड्यूसिंग एटीपी विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एटीपी सिंथेटेज, क्लियर। देन नेक्स्ट, फिर हम पढ़ेंगे प्रॉपर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमेशा हमारे कोर्स में जो गिवन है बच्चों वो कौन सी है? एरोबिक रेस्पिरेशन की। बट एनारोबिक रेस्पिरेशन की भी बैलेंस शीट होती है, वो फर्मेंटेशन टॉपिक में हम जाकर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अभी हमको जो डिस्कस करना है वो है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में आपको याद रखना है कि कंप्लीट कंबशन होता है किसका? ग्लूकोज का, ठीक। ड्यूरिंग द इलेक्शन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसको आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बोल सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सिस्टम में जो ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं वो क्या हो रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। देन ऑक्सीडेशन ऑफ ईच NADH मॉलिक्यूल प्रोड्यूसेस 3 ATP, क्लियर। और FADH2 जब मॉलिक्यूल टूटता है, ब्रेक डाउन होता है, तो कितने एटीपी प्रोड्यूस करता है? 2 ATP मॉलिक्यूल। सो यहाँ पे सीधा सीधा मेंशन है एरोबिक रेस्पिरेशन अगर आपको समझना है, सो 1 NADH produces 3 ATP, 1 FADH produces 2 ATP and 1 GTP produces 1 ATP, ठीक है। GTP का फुल फॉर्म क्या है? गुआनिन ट्राई फॉस्फेट। अब ये है आपकी प्रॉपर बैलेंस शीट, ये है एरोबिक रेस्पिरेशन जो ऊपर मेंशन है। ये बच्चों क्या है? आप कहोगे ग्लूकोज, क्या हो रहा? कंप्लीट कंबशन मींस ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन है। बच्चों क्या प्रोड्यूस हो रहा है? CO2, वाटर और एनर्जी, ठीक है। एनर्जी कितनी? 673 किलो कैलोरी। और एटीपी के फॉर्मेट में आप लिखोगे तो लिखोगे 38 ATP, ठीक है। किलो कैलोरी में अगर पूछे तो आप लिखोगे 673, और अगर आपसे पूछा जाए एटीपी के फॉर्मेट में तो आप मेंशन करोगे वहां पे 38 ATP। फिर आगे देखिए, अब देखिए तीनों स्टेजेस मैंने आपसे कहा था। सबसे पहली स्टेज है ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। दूसरी स्टेज है आपके लिंक रिएक्शन, और थर्ड है आपका सिट्रिक एसिड साइकिल। तो ग्लाइकोलाइसिस को अगर आप देखोगे तो उसमें 2 ATP जो है वो डायरेक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, ADP से ATP बन रहा है डायरेक्ट, तो यहाँ इसलिए मेंशन है यहाँ पर डायरेक्ट। और अगर ATP का प्रोडक्शन NAD के थ्रू हो रहा है या फिर FAD के थ्रू हो रहा है तो वहां पर डायरेक्ट मेंशन हम नहीं करेंगे। तो जहां पे डायरेक्ट मेंशन हो तो वहां समझ लीजिए ADP से किसका प्रोडक्शन हो रहा है? ATP का।
तो यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस में 2 एटीपी डायरेक्टली प्रोड्यूस हो रहे हैं और 6 एटीपी प्रोड्यूस हो रहे हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2। अभी मैंने आपको बताया कि एक NADH 3 एटीपी देता है, तो 2 NADH कितने देंगे 6 एटीपी। टोटल कितने एटीपी प्रोड्यूस हुए ग्लाइकोलाइसिस में, आपको हो गए 8 एटीपी। क्लियर। नेक्स्ट है लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन मैंने आपको बता रखा, पार्विक एसिड कन्वर्टेड इनटू एसिटिल कोएंजाइम ए, ठीक है। उस बीच में 2 मॉलिक्यूल NADH2 के प्रोड्यूस होते हैं, कितने एटीपी हो गए 6। फिर हम सिट्रिक एसिड साइकिल की बात करेंगे, टोटल कितने NADH प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो होगा 6 NADH है, 2 FADH2 है, तो 6 इंटू 3 करेंगे तो 18 हो गया, ठीक है। 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 हो गया, और डायरेक्ट कितने एटीपी बन रहे थे, आपको हो गए 2। सो टोटल एटीपी काउंट करोगे तो कितना आ रहा है 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स। क्लियर है। सो ये हमारा टॉपिक फिनिश हो गया है, बैलेंस शीट। अब हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी क्वाड्रेंट के बारे में। एंडिंग चैप्टर है, लास्ट टॉपिक है, ठीक है। और आज हमारा फाइनली चैप्टर पूरा कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले व्हाट इज रेस्पिरेटरी क्वाड्रेंट। अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन में देखिए तो हमें देखना क्या है, कितने परसेंट O2 कंज्यूम हुई है और कितने परसेंट बच्चों CO2 रिलीज हुई है, ठीक है। तो कितने परसेंट O2 कंज्यूम हुई है और कितने परसेंट CO2 रिलीज आउट हुए, उसी के रेशियो को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी क्वाड्रेंट। क्लियर। तो रेस्पिरोमीटर को हम यूज करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट है, किस चीज को मेजर करता है, कहोगे रेट ऑफ रेस्पिरेशन। तो क्वेश्चन आता है कि कौन से मीटर का हम यूज करते हैं रेस्पिरेशन मेजर करने के लिए, तो आंसर होगा आपका रेस्पिरोमीटर। क्लियर। सो RQ फॉर अ मिक्स्ड डाइट। मिक्स्ड डाइट में क्या आ रहा है, आप कार्बोहाइड्रेट भी देख रहे हैं, फैट और प्रोटीन, आप सब कुछ कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है। उसको बोलते हैं मिक्स्ड डाइट। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे हो, सिर्फ प्रोटीन नहीं ले रहे हो, सिर्फ फैट नहीं ले रहे हो, तीनों चीजें मिक्स ले रहे हो, मतलब एक प्रॉपर बैलेंस डाइट आप ले रहे हो, तो उस टाइम पे जो RQ निकलेगा वो कितना होगा 0.85। क्लियर। अब नेक्स्ट टाइम पढ़ना है ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेस्पिरेटरी क्वाड्रेंट के लिए जरूरी है। तो सबसे पहला फैक्टर है बच्चों रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का नेचर। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आप फैट ले रहे हो, कि कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो, कि प्रोटीन ले रहे हो, उसी अकॉर्डिंग O2 और CO2, O2 कंज्यूम होगा और CO2 इवॉल्व होगा, ठीक है। अगला पॉइंट, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। अब जैसा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट वैसा वो क्या यूज करेगा, ऑक्सीजन, ठीक है। द एक्सटेंट टू विच द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज ब्रोकन डाउन। अब जब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ब्रोकन डाउन होगा तो कितना CO2 वो इवॉल्व करेगा। चेंज इन द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन लेवल। अब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की बेसिस पे कितना ऑक्सीडेशन हो रहा है और कितना रिडक्शन हो रहा है। लास्ट है वैल्यू ऑफ RQ। ये डिपेंड करता है कि जो भी सबस्ट्रेट है उसने कितना ऑक्सीजन एब्जॉर्ब किया है। तो ये सारे बच्चों कुछ फैक्टर हैं जिसपे RQ क्या करता है, डिपेंड करता है, और RQ वेरी करता है डिफरेंट सबस्ट्रेट में। क्लियर। अब फटाफट ये आपको एग्जाम में रट्टा मार के जाना है, ठीक है, क्योंकि सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। तो ये है बच्चों फॉर्मूला RQ निकालने का, वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व एंड वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम, ठीक है। फिर कार्बोहाइड्रेट का जो RQ है वो कितना है 1। फैट्स में अगर हम ट्राइपैल्मिटिन की बात करेंगे तो बच्चों इसका RQ कितना है 0.7। प्रोटीन्स का RQ लेवल कितना होता है 0.9। ऑर्गेनिक एसिड्स में हम ऑक्सैलिक एसिड का बात करें तो उसका RQ है 4, और मैलिक एसिड की बात करें तो उसका RQ है 1.33, जो आपको एक्यूरेट याद रखना है। फिर आगे देखिए एनारोबिक रेस्पिरेशन का जो RQ लेवल है वो कितना है इनफिनाइट, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में O2 तो यूज नहीं होता है, सिर्फ क्या रिलीज होता है, सिर्फ CO2। तो जब CO2 रिलीज होता है तो उसका RQ भी कैसा है इनफिनाइट, इट इज नॉट फिक्स्ड। क्लियर।
सो आज हमारा चैप्टर हो गया फाइनली फिनिश। जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में मैंने मेंशन करें। ठीक है, कोशिश पूरी रहेगी आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस के आंसर्स मैं दे दूं। ठीक है, और अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज उसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे जो चैप्टर हमें पढ़ना है उसकी भी वीडियोस आपको प्रॉपर मिलती रहे। So please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching. Bye bye.